हाँ जी बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। जय हिंद। मैं विनय यादव आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं इस लक्ष्य 2026 बैच में और कैरियर एकेडमी कुंडा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा भाई लोग कैसा है तुम लोग? बढ़िया होगा, मस्त होगा, जबरदस्त होगा, जानदार होगा, शानदार होगा। आज हम लोग बहुत बेहतरीन लेक्चर कवर करने वाले हैं, बहुत मतलब बेहतरीन लेक्चर होने वाला है जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से कुछ न कुछ पूछ ही लेता है लगभग हर साल। ठीक है, तो पहले तो आप सभी बच्चों का हेलो बच्चों की तरह स्वागत करते हैं और उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पे आते हैं, तो ये है लक्ष्य 2026 बैच जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं इस पूरे सेशन में आपको बहुत ताबड़तोड़ तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से, बहुत फोकस तरीके से, बहुत एनर्जेटिक तरीके से, बहुत इंथुजियाज्म मतलब कि उत्साहित होकर के मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा बहुत मन लगा करके। ठीक है, तो इस लक्ष्य 2026 बैच में आप सभी मेरे भाई लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और ये है आप सभी लोग जिसमें आप बने हुए हैं और ये आपका टेलीफोन है, मतलब आपका मोबाइल है जिसमें आप लोग हमेशा रील्स देखते हो। तो रील्स देखना बंद कर दो और अगर रील्स नहीं बंद होती है तो सेटिंग है यूट्यूब की। अब इंस्टा के भैया तो फिर उसको अनइंस्टॉल कर देना, नहीं तो यूट्यूब पे जाना, जो हिस्ट्री होता है ना, हिस्ट्री, उस पर जाकर के वहाँ पे होता है पॉज हिस्ट्री, क्लियर हिस्ट्री, तो पॉज एंड क्लियर दोनों कर देना, तो आपको कोई भी वीडियो सजेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो और जो चीज़ देखना हो पढ़ना उसे सर्च करो, पढ़ो, बंद कर दो, ये सही रहेगा। चलिए, तो आज इन मजेदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो, तो लक्ष्य 2026 में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा टॉपिक आता है जिसका नाम है बहुल आवेशों के मध्य बल। ठीक है, और इसको हम लोगों ने दूसरे शब्दों में लिखा है अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, यहां पे इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल मतलब कई सारे, बहुत सारे, तो बहुल मतलब बहुत सारे आवेशों के मध्य बल निकालना है हमको, और अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। तो क्या पूरी फिजिक्स में एक ही अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जब तरंगे चलती हैं तो तरंगों का भी अध्यारोपण होता है। जब इसी प्रकार आप पढ़ेंगे सेकंड बुक में जाकर के, क्या नाम से, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो हमारी तरंगे हैं जब वो अध्यारोपित करती हैं तो वहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस होता है जिसे हम हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। एक होता है समकोषी, एक होता है विनाशी। तो कैसे अध्यारोपण होता है, इसको हम लोग अन्य शब्दों में ओवरलैपिंग ही बोल देते हैं कि एक के ऊपर एक या ऐसा मिलते जुलते ऐसी टाइप कोई चीज है। तो जरा हम यहाँ पे शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शब्द क्या रहा है? बहुल। तो आपको पता है बहुल मतलब बहुत सारे आवेशों के मध्य बल। अब चाहे दो आवेश हो या दो से ज्यादा हो, दो से कितने भी ज्यादा हो हमें कोई दिक्कत नहीं, बट दो से कम नहीं होना चाहिए। दो से दो हो या दो से ज्यादा होंगे तो उनके बीच में बल लगता है, उसके बारे में बात करना है। लेकिन अब की बार दो बल नहीं है, दो बल के लिए तो कूलाम का नियम मारो, खेला समाप्त। लेकिन अगर मान लो दो से ज्यादा बल है तो इसको समझेंगे। फिर कह रहा है कि अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? अध्यारोपण का मतलब होता है जैसे कि हम यहाँ पे अध्यारोपण पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो अध्यारोपण पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? आवेशों के लिए। किसके लिए? आवेशों के लिए। इसी तरह बोला जाएगा कि तरंगों का अध्यारोपण क्या है, आवेशों का अध्यारोपण क्या है, या आवेशों के अध्यारोपण से क्या क्या होता है, उस प्रिंसिपल को समझाइए। तो ये सब चीजें, तो क्या है, कैसा है, अभी समझते हैं हम लोग। हमने क्या बोला, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो से ज्यादा चार्ज होंगे। ठीक है, ओके, चलो, हमने क्या बोला यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है। ठीक है, बहुत प्यारा सा मस्त तरीके का यहाँ पे एक चार्ज है, और इस चार्ज का नाम मैंने क्या बोल दिया? इस चार्ज का नाम मैंने बोला Q1 है। कितना है? Q1 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ज हैं। मैं सारी चीजें आपको बना के समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज, इसका नाम Q1 है। चलिए, Q1 तो हमने ऑलरेडी मान ही लिया है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? Q2। और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, इसका नाम अपने पास Q3, और यहाँ से एक चार्ज है, इसका नाम अपने पास और मुझे गिनती भी नहीं आती क्या? तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज, इसका नाम क्या है? Q4 है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, Q4 है। यहाँ पे एक चार्ज है अपने पास Q5, और यहाँ पर अपने पास एक चार्ज है Q6। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास ये सब चार्ज हैं
तो इनके बीच में बल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, हमें कूलाम सर ने पढ़ा रखा था, मतलब मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूं बट उनके प्रिंसिपल को मैं यूज करता हूं, तो स्टूडेंट ही हुआ इनडायरेक्टली। तो हमें कूलाम सर ने क्या बताया कि अगर कहीं पर कम से कम दो आवेश हो, कम से कम दो आवेश हो, कम से कम, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो, अगर कहीं पर कम से कम दो आवेश हैं तो वो दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो दो आवेश हो कम से कम तो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, और यहां तो बहुत सारे आवेश हैं, तो बल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, दो आवेश हो और उनके बीच की दूरी चाहिए होती थी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहां पे ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, मैंने क्या कहा कि यहां पे जितने भी आवेश हैं मेरे पास, ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, बल। तो मुझे तो ये देखना है कि Q1 के ऊपर कितना बल लग रहा है, किसी ऊपर आप निकालें, बट मैंने किसी के ऊपर निकाला Q1 के ऊपर। तो मैंने क्या किया, यहां से इसको इस टाइप से मोड़ दिया। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वाली तीर का लेते हैं तो आपको शायद मैं ज़्यादा समझा पाऊंगा। तो यहाँ से इसको मैंने ऐसे मिला दिया। सर आपने ऐसा एरो क्यों बनाया है? क्योंकि भाई आपको पता है कि ये जो एरो है ये यहाँ से यहाँ के बीच बल लग रहा है, और बल कैसा, प्रतिकर्षण का बल है, तो मतलब दूर भागता हुआ ना, देखो इससे दूर भागा रहा है, ऐसा बल बता रहा हूँ मैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, ठीक है, आ जाओ भाई, थोड़ा सा फ्रेम इसका मोटा हो जाओ, ठीक है, डॉट कर दूं क्या, नहीं ये ठीक है। चलो तो हमारे पास ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर मान लो ये आवेश हमारे पास, आ जाओ भाई आ जाओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका एक और ले लिया, ठीक है, मैंने बोला एक आवेश अपने पास ये यहाँ पे है, तो ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा। आपने कहा सर कैसे लगाएगा, मैंने कहा देखो भाई कैसे लगाएगा, एक काम करते हैं, चलो मैं यहीं चलता हूँ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ से एक बल लगाएगा और ये बल इस तरह लगेगा बाहर की ओर। ओके सर सही बात है। उसके बाद ये जो आवेश है ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, कहाँ लगाएगा, बाहर की ओर, मतलब कि कुछ इस प्रकार से लगाएगा। ओके सर ठीक है। और ये वाला जो आवेश है ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, क्योंकि सभी आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, तो ये आवेश जो बल लगाएगा वो ऐसे कुछ लगाएगा, और ये आवेश भी बल लगाएगा, और ये कुछ इस प्रकार का बल लगाएगा। समझना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। मैंने क्या बोला कि यहां पे हमारे पास एक चार्ज है, उसका नाम क्या है, Q1 है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास एक प्रकार का निकाय है। सिस्टम में सिस्टम क्या होता है वो भी हम समझेंगे भी। यहां पे हमारे पास एक निकाय है और उस निकाय में बहुत सारे आवेश है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और चार्ज मान लिया Qn, मान लो बहुत सारे, 6 नहीं बहुत सारे, कितने भी हो जाए, तो यहाँ पर भी एक बल लगा देगा, Qn भी लगा देगा, तो ये इस प्रकार से बल लगा देगा, ठीक है। अभी थोड़ा शायद आपको कंफ्यूजन रहा हो, बट कोई बात नहीं, मैं इसको तुरंत आपके सामने क्लियर करता हूं। मैंने क्या बोला, हमारे पास एक निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं। कितने आवेश हैं, n आवेश हैं। n का मतलब कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि हमसे क्या बोला जा रहा है कि जरा ये बताओ, अगर बहुत सारे आवेश होंगे तो वहां पे जो एक आवेश है उसके ऊपर बल कितना लग रहा है, मुझे ये बताना है। हमें टॉपिक भी है कि बहुल आवेशों के मध्य, बहुत सारे आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी आवेश हैं सबके ऊपर पहले बल लगाओ। तो बल कहाँ लगेगा, बाहर क्यों लगेगा, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो बल कहाँ लगेगा, बाहर क्यों लगेगा, ठीक है सर। अब मैंने क्या बोला कि जो इस वाले आवेश ने इसके ऊपर बल लगाया, तो इसको मैं लिखूंगा, इसको मैं कलर व्हाइट कर लेता हूं, इसको जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा F और लिखूंगा 1 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, मैंने बता रखा है आपको कि 1 पे बल लग रहा है 2 के कारण। ओके, अगर मैं Q3 कारण निकालूंगा तो ये वाला बल है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा F13, ये वाला क्या हो जाएगा F13, मतलब 1 पे लग रहा है 3 के कारण, इस पे लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F14, मतलब 1 पे बल लग रहा है 4 के कारण। अच्छा, जितना बल ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही बल ये भी उसके ऊपर लगा रहा है। हाँ क्लियर होगी ये, क्योंकि ये अभी बताऊंगा। अच्छा चलो आगे डिमेंशन करेंगे। फिर मैंने क्या कहा, Q5 वाले पे जाओ, ये वाला भी है तो इसका नाम मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, F15, 1 पे बल लग रहा है 5 के कारण। इसके लिए निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास F1n, मतलब जितने भी आवेश होंगे, और 6 वाला ये लग रहा है तो इसको मैंने बोल दिया F16, ठीक है, समझ में आया होगा। अब मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, खत्म, टॉपिक खत्म। सुन लो ध्यान से, इसके परिभाषा नहीं क्या लिखूंगा कि यदि राइटिंग है मेरी कि चिड़ै की टांग है तो मैं क्या लिख रहा हूं, यदि किसी
यदि किसी बहुत भाई पड़ाका लग रहा है तो आज अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है ना। तो उसके उपलक्ष्य में मैं जहाँ पे रहता हूँ कुंडा में, तो यहाँ पे सामने एक समाज सुधार मतलब ऐसा एक व्यवस्था है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक मैदान टाइम का है तो वहाँ पे कर रहे थे। सामने से मतलब अपने हाईवे गया हुआ है तो बहुत सारा खूब सारा पटाखा वटाखा और खूब सारा डीजे वीजे बज रहा है, ठीक है। तो अभी कोई डीजे इधर से गुजरेगा तो सुनाई देगा आपको, तो आप लोग डांस करना। यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं तो उनके मध्य चलो एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं परिभाषा को। छोटा कैसे बनाते हैं, यहीं से इसको मतलब थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, छोटा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से कम एक लाइन और बन जाता। कह रहा है कि यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, तो किसी निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं तो सुन लीजिए भाई, डीजे आ रहा है अपना, हाँ। तो उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ये ऐसे लिखते हैं मीने बाबू, ऐसे लिखते हो, हाँ। हट क्या यार, कैसा गधा है। हाँ, लगने वाला वैद्युत बल उस आवेश पर लगने वाली, इसको कॉमा लगा दो, आप परेशान ना हो कि इतनी लंबी परिभाषा आ रही है भाई, अभी तुमको तुरंत याद करवा दूंगा भाई, डोंट वरी। तो उस आवेश पर लगाए गए सभी वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास, देखो इसको भी समझो और इसको भी समझो। सबसे पहले मैं इसमें इस बात को मेंशन करता हूं। मैंने क्या बोला कि हमारे पास अगर कोई निकाय है तो सबसे पहले हम देखते हैं निकाय क्या होता है। तो निकाय का मतलब होता है भाई कि अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और उन सभी चीजों में से किसी एक के बारे में आप बात करना चाहोगे तो उस एक को हम क्या बोलेंगे, निकाय। और बाकी के जो चीजें बचेंगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं, पर्यावरण। मतलब कि अगर मतलब परिवेश भी बोल सकते हो आप। मान लो कि हमारे पास ऐसे अपना रूम है, ठीक है, इस रूम में सीट रखी हुई है, सामने कर्टन लगा है, इधर फैन लगा है, इधर फैन लगा, उधर एग्जॉस्ट लगा है, इधर अपना पोडियम लगा हुआ है, इधर अपना डिजिटल बोर्ड है, ये अपनी कलम है, माइक है, चेयर, कुर्सी, सब कुछ रखा हुआ है। अब मान लो इतनी चीजों में से मैं किसी एक चीज के बारे में बात करना स्टार्ट कर दूं। मैं बोल रहा हूं इस बोर्ड के कि ये बोर्ड ऐसा है, ये बोर्ड वैसा है, ये बोर्ड बहुत अच्छा है, ये बोर्ड बहुत हैंग होता है, नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। तो मैं सबको छोड़ करके मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो बोर्ड है हमारा, इसको हम बोलेंगे निकाय। क्या बोलेंगे, निकाय। जैसे और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, परिवेश। क्या हो जाएंगी, परिवेश। निकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम। सिस्टम फाड़ देंगे तो क्या है हमारे पास, सिस्टम। निकाय को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, इस रूम में मान लो ये अपना स्टाइलिश से कलम है,
तो इसकी भी कुछ ना कुछ क्वालिटी है कि आगे से पतला है, पीछे से ऐसा है, इधर से लिखेंगे तो अलग कलर, इधर से लिखेंगे तो अलग कलर आता है। तो अब ये हमारा निकाय बन जाएगा, बाकी चीजें क्या बन जाएगी, परिवेश। तो यहां पर भी क्या बोल रहा है, जैसे यहां पे आवेश है ना, तो आवेशों के बीच में बहुत कुछ होता है। आवेशों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होता है, दो आवेश हो जाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल होता है, दूरी बढ़ने पर घटता है, दूरी घटने पर बढ़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हो तो मतलब उस निकाय में उपस्थित आवेश के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, इसलिए इसको बोलेंगे निकाय। तो यदि किसी निकाय में उपस्थित बहुत सारे आवेश हों तो उस निकाय के किसी एक आवेश पर, यहां पे बहुत सारे आवेश हैं, तो उस निकाय के किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल अन्य सभी आवेशों के द्वारा, उस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल अन्य सभी आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए बलों के, उस पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास Q1 चार्ज और हमसे कोई बोल रहा है कि इस पर बताओ कुल कितना आवेश है, इस पर मध्य बल कितना कार्य कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि इतने आवेश हैं, तो एक एक निकाल दो पहले कि Q2 ने कितना लगाया, Q3 ने कितना, Q4, Q5, Q6 या Qn के जितने भी आवेश होंगे, कितने आवेश हैं, सबका बल निकाल दो और बाद में सबको सदिश रूप में जोड़ दो। यही इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, चलो इसका थोड़ा सा कलर मार देता हूँ हाईलाइटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एफ नेट, तो हमारे पास हो गया एफ नेट, यहाँ पे आप वेक्टर लगाओ और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास F12 वेक्टर, हाँ सदिश योग बोला तो वेक्टर लगेगा, और फिर क्या बोल रहा है F13 वेक्टर, फिर क्या बोल रहा है F14 वेक्टर, ओके, फिर क्या बोल रहा है F15 वेक्टर, फिर F16, फिर प्लस डॉट 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 एन तक का है ना। तो F1 पे लग रहा है N, जहाँ जितने आवेश हों, ठीक है। तो इस तरह ये बन जाएगा अपने पास, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। जी भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, इसको जरा डिब्बे में बंद कर दो, नहीं कोई उठा ले जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी मुसीबत से निकाला है हमने सूत्रों को, ठीक है। चलो, तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। अब मैं आगे चलता हूं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है कूलाम के नियम का महत्व। हाँ, जनरली पूछ लेता है कि कूलाम का नियम किस नियम के पालना करता है, कैसा कैसा है, तो इसके बारे में थोड़ा मेंशन कर, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ठीक है पढ़ लेते हैं। आ जाता है कभी कभी थोड़ा मोड़ा प्रश्न से। सबसे पहली बात तो क्या है कि आप बोलेंगे कि जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम, तो आप मेरे साथ साथ में लिख सकते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का, व्युत्क्रम वर्ग नियम का, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ये क्या होता है, आपको पता होगा कि जो कूलाम का नियम होता है हमारे पास वो क्या होता है, जो कूलाम का नियम होता है अपने पास वो क्या होता है, जरा बताओ। कूलाम का नियम होता है सर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। सर ये होता है इसमें। सर व्युत्क्रम नियम क्या मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम का मतलब हुआ मेरे भाई उल्टा। तो आपको पता है कि यहाँ पे F और R के बीच में जो संबंध है वो व्युत्क्रम नियम का ही तो है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R², है कि नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रम नियम का पालन। ये कौन सा नियम होता है अगर आपको पता हो तो इससे अगर मैं गुरुत्वाकर्षण में आपको बताऊं तो Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो Fg = अपने पास सूत्र होता है, क्या होता है G m1 m2 अपॉन में R²। ये भी व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। तो ऐसी चीज हुआ, इसका मतलब कहने का ये हुआ। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। आ जाओ भाई आगे आ जाओ, देख लेते हैं आगे मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हमारा कूलाम का नियम होता है
वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। याद रखिएगा, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेरे भाई, इसका मतलब हुआ भैया जी कि जो कूलाम का नियम है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है वो सिर्फ आकर्षण का होता है, वो सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। इसका मतलब कि द्रव्यमान एक प्रकार का होता है इसीलिए आकर्षण होता है, और यहाँ पे आकर्षण भी हो रहा है और प्रतिकर्षण भी हो रहा है। इसका मतलब कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है धनात्मक और एक क्या होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये क्या बोला मैंने कि कूलाम का जो नियम है वो हमें ये भी बताता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, अर्थात आवेश दो प्रकार के होते हैं, अर्थात आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब आगे क्या है लिखो, समझ जाओगे। अर्थात आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। हाँ, समझ में आ रहा है सर? आज ये अगला पॉइंट पे, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, या तो ये पूछा जाता है या तो जो मैं बताने चल रहा हूँ वो पूछा जाता है। क्या है? कह रहा है कि जो कूलाम का नियम है, जो हमारे पास ये कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय मतलब कि तृतीय नियम का पालन करते हैं, तृतीय नियम का पालन करते हैं। तृतीय नियम का पालन करते हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ भैया कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक आवेश है, उसका नाम है Q1, और इससे मैंने बोला कि r दूरी पर हमारे पास एक दूसरा आवेश है और इस आवेश का नाम है Q2, तो जितना आवेश ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, जितना ये वाला आवेश इसके ऊपर बाहर को बल लगा रहा है, उतना ही ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बाहर को बल लगा रहा है। बल अंदर लगे बाहर लगे हमेशा नहीं मतलब, लेकिन जितना ये इसके ऊपर बल लगाएगा उतना ही उसके ऊपर बल लगाएगा। तो सर ये तृतीय नियम का पालन कैसे हुआ? अब आप याद करो, न्यूटन के 3 नियम थे, तो तृतीय नियम में क्या होता है? तृतीय नियम का मतलब होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि एक्शन रिएक्शन लॉ, जिसमें हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्या होता है कि अगर मैं किसी वस्तु के ऊपर बल लगाता हूं तो वह वस्तु भी मेरे ऊपर अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। और यही मैं आपको बोल रहा हूं कि जितना ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है उस दिशा में, उतना ही ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है इस दिशा में। तभी तो जब मैंने आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ाया था तो वहां पे लास्ट में याद करो क्या आया था? F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर इज इक्वल 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F21 निकाला तब भी यही आया था, लेकिन दिशा अपोजिट थी। अपोजिट का मतलब मान लो मैं ऐसे बल लगा रहा हूं आपकी तरफ, आप मेरी तरफ बल लगाओगे तो दिशा अपोजिट हुई, लेकिन मान लो मैंने 10 न्यूटन का लगाया और आपने भी 10 न्यूटन का लगाया, तो इसका मतलब कि दोनों ने बराबर बल लगाए बट विपरीत में। तो जब विपरीत बल लगे तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब जितना लगा उतना उधर से भी लगा। तुमको किसी ने एक चप्पल उतार मारा, तुमने भी एक चप्पल उतार के मार दिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, तो थर्ड पॉइंट हो गया। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी।
आगे भी इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता मैं इनको, लेकिन आप पढ़ सकते हो कि क्या नाम से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय बल भी बोलते हैं पृथ्वी पर। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बोलूंगा तो इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में कार्य करेगा, लेकिन अगर मैं गुरुत्वीय बल बोलूंगा इसका मतलब सिर्फ पृथ्वी के बारे में बात करूंगा और कोई मतलब नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन क्या, लेकिन सर, लेकिन अगले में क्या लिखूंगा, अगले में इसका जस्ट अपोजिट लिखूंगा कि कूलाम बल, या जिसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। चलो वैद्युत लिख देते हैं, दोनों एक ही चीज होती है हालांकि। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, अच्छा देखो ध्यान सुनना मेरी बात को। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इस बल का सूत्र लिखूंगा तो एफ जी इज इक्वल टू मेरे पास होता है जी m1 m2 अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर, क्या आएगा भैया आर स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास वैद्युत बल मतलब कूलाम का नियम, एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो जो हमारे पास जी है इसकी वैल्यू तो नियत है, जी की वैल्यू क्या है, नियत होती, कितनी होती है जी की वैल्यू, हमारे पास 6.67 गुणे 10⁻⁻12। ओके, अगर मात्रा निकालोगे तो इसका मात्रक हो जाएगा अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। जी का मान देखो नियत है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे के का मान निकालूं तो हमको पता है कि जो के होता है इसके बराबर भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं। अच्छा सर, निर्वात मतलब जहां पर माध्यम ना हो, और अगर माध्यम होगा तो इसीलिए माध्यम होने से अगर प्रभाव पड़ रहा है ना, माध्यम होने से प्रभाव पड़ रहा है इसीलिए यहाँ पे शब्द निर्वात आया, और अगर ना होता तो उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे कहीं निर्वात नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहां पे माध्यम से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमारा वैद्युत बल है उसमें माध्यम से मतलब होता है। तो ये हमारे पास बातचीत होती है, ठीक है। चलिए, तो आप आई होप इसे आप समझ चुके होंगे। आगे आते हैं, आगे हमारे पास टॉपिक है बहुत मस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। हाँ, इस टॉपिक का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि यहाँ पर आवेश है तो उसके अंदर बल कार्य करेगा, यहाँ पर आवेश है तो उसके अंदर बल कार्य करेगा, तो ये बल कार्य कर क्यों रहा था, बल जो था हमारा जो आवेश था वो क्यों बल लगा रहा था। तो एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि अपना देश है, ठीक है, ये इंडिया, अपना देश इंडिया भारत है, और अपना एक पड़ोसी देश है उसका नाम है पाकिस्तान, जानते हो गधा वालों का देश है। अब वहां पे क्या है कि जो इंडिया है जो पाकिस्तान है, अगर इंडिया में मान लो जो इंडिया है वहां पे अगर पाकिस्तान का कोई सोल्जर या पाकिस्तान का कोई मतलब कोई भी व्यक्ति इंडिया में कुछ भी उपद्रव करेगा तो क्या वो बख्शा जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा देश है। तो इसीलिए, और जैसे अगर मान लो हम उधर कुछ करेंगे तो हम, हालांकि हम लोग तो ऐसे गंभीर काम करते नहीं, लुच्चे वाला तो हम लोग तो ऐसा करते नहीं, लेकिन मान लो अगर मैं कुछ करूंगा तो वो भी प्रतिक्रिया देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज है तो उसके चारों तरफ, उसके हर चौमुखा चारों तरफ कुछ ना कुछ एक क्षेत्र है।
और ऐसा क्षेत्र जहां पर वो अपना बल दिखा रहा है, जहां पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, और जहां पर अपना प्रभाव दिखाएगा उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। कैसा प्रभाव, क्यों प्रभाव, कहां तक प्रभाव, किस पर प्रभाव, इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला कि हमारे पास यहां पर एक चार्ज है। मैंने क्या बोला कि हमारे पास यहां पे एक चार्ज है, और ये चार्ज है कैसा? ये चार्ज है पॉजिटिव। क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। आपने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही मानूंगा। मैंने कहा ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, और इस प्लस चार्ज से मान लो हमारे पास थोड़ा सा डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर हमारे पास एक चार्ज रखा गया है। ठीक है, हाँ, इस पॉइंट पर हमारे पास एक चार्ज है, और उस चार्ज का नाम हमारे पास क्या है? यहाँ पे मैंने बोल दिया Q0 है। चार्ज का नाम क्या है अपने पास? Q0 है। जो Q0 है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। मच्छर भाई हट जाओ यार, क्यों परेशान करो, हटो, चलो पढ़ा तो बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेस्टिंग चार्ज है। टेस्टिंग चार्ज क्या होता है अभी आपको बताऊंगा अलग से, बट अभी आप मान लो, अरे सुन लो। टेस्टिंग चार्ज का मतलब ऐसा आवेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, ऐसा आवेश जिसका परिमाण छोटा हो, ताकि वो अपना प्रभाव ना दिखा सके, तभी तो हम समझ पाएंगे ना। अभी बाकी मैं इसको डिटेल बताऊंगा, सुना। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास यहाँ पे क्या है? परीक्षण आवेश है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में? जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। हाँ, क्या बोलते हैं? टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। ये जो परीक्षण आवेश है, इस आवेश को मैं वहां से लेके चलता हूं जहां पे था ये, इसको मैं लाता गया, ये भी मौज काट रहा है मस्त, इसको भी कुछ नहीं आया। और जैसे नहीं यहाँ पहुंचे न भैया जी, हाँ, जैसे नहीं यहाँ पहुंचे, इनका धड़ाक से झटका लगा, और इनको किसी का खबरदार Q0, इसका नाम क्या है? Q0 है। खबरदार Q0, अगर अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे शरीर के परखच्चे उड़ा देंगे। हैं? इसको लगा आखिर ऐसा क्या है। इसने कहा ओके कोई बात नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। इधर थोड़ा दिमाग लगाया, ये इधर गया, तब भी इसके ऊपर लगा, ओके, फिर यहाँ नहीं जा पाया, फिर यहाँ से घुसने का ट्राई किया, फिर भी नहीं जा पाया, फिर यहाँ से घुसने का ट्राई किया, फिर भी नहीं, फिर यहीं पर आ गया ये। अच्छा, जब ये एक कदम पीछे जाता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर और इतनी दूरी से कहीं पर भी जाता है तो इसके ऊपर एक कुछ न कुछ आभास हो रहा है, एक बल लगा रहा है, कोई आवेश इसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो हाँ, वही हुआ क्या कि किसी आवेश के चारों ओर ये बाबू साहेब ना तो यहां से एंट्री कर पाए, ना यहां से, ना वहां से, ना कहीं से। जब ये कहीं से नहीं एंट्री कर पाए तो इसका मतलब क्या हुआ? आप खुद बता सकते हो। अगर वहां से एंट्री नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। अगर ये कहीं से एंट्री नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर उसके ऊपर कोई बल लगा रहा है। अभी जो बल लग रहा है इसके ऊपर जो बल लग रहा है उसी को हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। लेकिन सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलूंगा इसे थ्योरी फॉर्म में कि किसी आवेश के, यहां मैं इसको बीच बना देता हूं, कि किसी आवेश के, अरे सही से बन जा पोलियो का मरीज, हाँ, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें धन परीक्षण आवेश को लाने पर वो धन परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करे। जिस क्षेत्र में बल का अनुभव करेगा उसे बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। तो पहले लिख देता हूं परिभाषा ताकि आपको भी समझ में आए। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर, जहां पर किसी अन्य आवेश को, यहाँ पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश, यहाँ पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करे। जहाँ पर अन्य आवेश को लाने पर वह
एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव, एक बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को, उसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैंने क्या बोला कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर वो आवेश, जिस आवेश को ला रहा हूं वो आवेश एक बल का अनुभव करता है, जहां पर भी वो बल का अनुभव करेगा उसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो अगर मैं दो चार्ज यहां पे रखता था तो वो बल लगाते थे, मान लो मैंने यहां पे रख दिया, वो बल नहीं लगा रहे क्योंकि अब वो एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में नहीं है। तो जो आवेश एक दूसरे को बल लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में होते थे। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारे पास ये अपना कलम है और मैं बोल रहा हूं ये मेरा हाथ है, मैंने बोला दोनों चुंबक हैं, दोनों क्या चुंबक है। मान लो इसको मैंने ऐसा रख दिया तो क्या इनके बीच में कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन मैंने ऐसा रखा तो चिपक जा रहे हैं मान लो, तो क्यों चिपक रहे? क्योंकि अब ये एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में है, लेकिन यहां पर एक दूसरे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। सेम वही चीजें, जब ये आवेश यहां पे था तो उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसके विद्युत क्षेत्र के बाहर था। लेकिन जब मैं इसको आगे लाता गया तो जब मैं एक पॉइंट पर पहुंचा तो अचानक इसके ऊपर धाम से एक बल कार्य किया, जिससे सोते हुए सोते जाग गया, चौंक गया। तो उसने कहा अरे भाई क्या हुआ, क्यों हुआ? तो पता लगा वहां पे कोई क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है वैद्युत क्षेत्र। ओके, आगे यहाँ पे नहीं दिया है जगह, तो यहीं पर हम समझाते हैं आपको। ठीक है, तो मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको? मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ इस परीक्षण आवेश को। तो इसका जो पूरा नाम होता है ना, वो होता है धन परीक्षण आवेश। क्या होता है मेरे भाई? धन परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। ओके सर, जो ये पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज होता है इसका मतलब क्या है? सुनो, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा आवेश मैं लिख देता हूं, ऐसा आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र नगण्य है, ऐसा आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र क्या हो मेरे भाई? नगण्य हो, मतलब इसका वैद्युत क्षेत्र जीरो हो, कोई ज्यादा कुछ हो ही ना। ओके, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं? ऐसा आवेश जिसका परिमाण भी बहुत सूक्ष्म हो, या जिसका परिमाण भी क्या हो? नगण्य हो। तो हमसे कोई बोले कि परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि एक हम लोग ऐसे आवेश की कल्पना करते हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि अगर आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर आवेश है कुछ है तो कुछ ना कुछ का परिमाण भी होगा, बट हम कल्पना करते हैं बहुत छोटा, एकदम नगण्य के बराबर। तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसा आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र नगण्य हो, खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, ताकि जब मैं इसको लाऊं ये सब टेस्ट करने के लिए तो ये आसानी से उसे फील कर सके और उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट दे सके। इसलिए फिर मैंने क्या बोला? ऐसा आवेश जिसका जो परिमाण है वो भी क्या हो? नगण्य हो, मतलब बहुत छोटा, अल्प मतलब बहुत छोटा, तो बहुत छोटा आवेश भी होता है। ठीक है, तो ऐसे आवेश को हम क्या बोलेंगे? धन परीक्षण आवेश। और याद रखिएगा हमेशा टेस्टिंग करने के लिए हम लोग धन आवेश को ही लेते हैं, माइनस आवेश को नहीं लेते। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक हो जाता है वैद्युत क्षेत्र। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। एक टॉपिक होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, नहीं है? और कितना लाइन है? एक टॉपिक और होना चाहिए भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक के बाद एक और स्लाइड लेता हूँ और इसमें बताता हूँ वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, चलिए तो इसको ही डाल देते हैं यहाँ पे एक टॉपिक मिस है ना। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास, ऊपर से लिखते हैं,
वैद्युत बल रेखाएं। आखिर सर ये जो आपने गोला गोला बना दिया यहाँ पे, कैसे बना दिया आपने? जो ये गोला गोला बना दिया क्या है? इसी को तो हम बोलते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो सर ये बताइए, ये जो आपने बनाया कैसे? आपके मन में सर जो भी आ जाएगा आप आंसर बना दोगे? ना बाबू, ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं फिजिक्स का निर्माता नहीं हूं, मैं तो फिजिक्स को पढ़ा रहा हूं। जो हमारे वैज्ञानिक, जो मेरे बड़े भाई लोग बता के गए हैं, मेरे चाचा दादा लोग, उन्हीं को आपको डिलीवर कर रहा हूं। मैं मीडिएटर हूं यहाँ पे। तो इसका रीजन होगा जी, बिल्कुल रीजन है। तो क्या रीजन है? तो अब इसी को बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इस जो क्षेत्र है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। और जो ये रेखा है इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहां पर हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले, वैद्युत बल रेखाएं। तो चाहे वैद्युत बल बोलूं चाहे वैद्युत क्षेत्र बोलूं, सबका मतलब एक है। तो सबसे पहले हमको ये बताना है, सुनना ध्यान से मेरी बात को। मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, और ये चार्ज कैसा है? ये चार्ज हमारे पास प्लस है। चार्ज कैसा है? प्लस है। अब इस चार्ज के ऊपर मान लो यहाँ पे बहुत सारी, हाँ यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी क्या है? लाइनें हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे लाइनें हमारे पास बहुत सारी, तो इनको मैं थोड़ा छोटा बड़ा करके सेट कट कर देता हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मैंने यहाँ पर एक बना दिया, फिर उसके बाद मैं इसको क्लोन करके कॉपी कर दूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको इधर बना देता हूँ। देखो, तो ये अपने पास हो गया। हाँ सर, समझ में आ रहा है मुझे बातचीत थोड़ी थोड़ी। तो इसका मैं कलर ये रहा, इसका फ्रेम करता हूँ ऐसा, नहीं वही रहने देता हूँ। ठीक है, चलो ये क्लोन और हो जाओ, थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। ठीक, और ये मैंने एक और बना दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे कई सारे गोले बना दिए। ठीक है, अब ये जो गोले मैंने यहाँ बनाए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी कैसे? तो मेरे भाई, जब मैं इस आवेश को यहां से उठाता हूं, मान लो यहां पर बल लगा और मैंने इसको ये छोड़ दिया, अब आ रहा आवेश था, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये आवेश वहां पे, ये वैद्युत क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाएगा। तो आपने पढ़ा अभी जस्ट पीछे, क्या पढ़ा आपने? कि जब किसी आवेश के पास में मैं किसी अन्य आवेश को लाता हूं तो उसके ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता है। अब जब ये बल लगाएगा तो ये क्या करेगा? इसको घुमा देगा। बोलेगा जैसा मैं चाहूंगा वैसा चलो। मान लो कोई व्यक्ति पाकिस्तान का इंडिया में आ जाए, किसी माध्यम से आ जाए, गलत तरीके से, सही तरीके से, और बाद में मान लो ऐसा कोई हो, तो भारत सरकार क्या उसे दंडित करेगा। लेकिन अगर मान लो भारत सरकार जैसा चाहे वो वैसा रहे, मतलब भारत सरकार ये चाहे कि तुम एकदम ऐसे रहो, तुम यहाँ रहो, तुम्हें ये नहीं करना, तो अगर वो व्यक्ति वैसा रहेगा तो भारत सरकार उसको दंडित नहीं करेगी, उसके ऊपर अपना बल नहीं लगाएगी। लेकिन अगर नहीं करेगा वो व्यक्ति, भारत सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो क्या करेगा? उसको दंडित करेगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि अगर ये आवेश यहाँ पे आएगा और ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो उसको बोलेगा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं करेगा तो उसके ऊपर बल लगाएगा। तो जो बल लगा रहा है वही चीजें। तो मैंने क्या बोला कि जब मैं इस आवेश को ला के, मान लो मैंने यहाँ छोड़ दिया, तो बस फटाक से घूम जाएगा। मैंने इस आवेश को ला के यहाँ पे छोड़ दिया तो फटाक से घूम जाएगा। इस आवेश को ला के यहाँ छोड़ दिया तो ऐसे घूम जाएगा। इस ला को ऐसे घूम जाएगा, है सब घूम जाएगा, सब घूम जाएगा, सब घूम जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं क्या? सुनो ध्यान से। परीक्षण आवेश के द्वारा किसी वैद्युत क्षेत्र में, एक मिनट छोटा लिखते हैं, तो परीक्षण आवेश के द्वारा बनाए गए पथ को वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो जो मैं आवेश को ला रहा हूं, तो इस आवेश को छोड़ने के बाद ये आवेश घूम रहा है,
तो जब ये घूमेगा तो इसके द्वारा एक पथ बनेगा, इसके द्वारा एक पथ बनेगा, या मान लो जिस पथ पे घूम रहा है, तो जिस पथ पे घूम रहा है इसके घूमने से जो पथ बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा बोलेंगे। इतनी बात तो क्लियर होगी, बिल्कुल बेसिक से सिंपल सी बात है। ओके आगे चलो, आगे हमारे पास टॉपिक आता है वैद्युत बल रेखाओं गुण। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ इंपॉर्टेंट है, आता है, 2-2 नंबर का पूछ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके चलिए आगे भाई सभी लोग फटाफट, यहाँ पे इस चक्कर में थोड़ा ग्रीन मार देता हूँ तो अच्छा लगेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरे पास कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं, धन आवेश से चलो, इसमें एक लाइन और रेडी कर देते हैं। चलो हाँ, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से, और हिंदी में नहीं लिख पा रहा हूं मैं, बाहर की ओर होती हैं, बाहर की ओर होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अब ये सब चीजें याद रखिएगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल हमारे पास यहाँ पे से मैंने बोला ये वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। चलो इसको मैं बोलता हूँ कि हमारे पास क्या चार्ज है, हाँ ये हमारे पास यहाँ पे क्या ये चार्ज है, और ये चार्ज है कैसा, तो ये चार्ज है अपने पास पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो यहाँ मैंने एक प्लस का चिन्ह बना दिया, और जो हमारे पास प्लस चार्ज होता है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरे भाई, वो कहाँ होता है, मैंने बोला बाहर की ओर। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर होती हैं, या प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लाइनें बनेंगी वो बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से बनेंगी, ऐसे ऊपर, ऐसे दाएं, ऐसे नीचे, ऐसे लेफ्ट, ठीक है। तो ये सब जो मैं बना रहा हूँ ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से कहाँ होंगी, बाहर की ओर होंगी। आप चाहे जितनी बना दो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कौन सा पैसा लग रहा है यार, बना दो फटाक से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस आवेश से बाहर की ओर, प्लस आवेश से बाहर की ओर, इस प्रकार से। ओके ठीक है। अगर मैं सेकंड पॉइंट पर आऊं, अगर मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पर आऊंगा, तो ये हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर होती हैं। उसी प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चाहे मैं दोनों को एक ही चीज है, तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है वो ऋण आवेश की ओर होता है, इसका जस्ट अपोजिट, ऋण आवेश की ओर होता है, ऋण आवेश की ओर होता है। कैसे होता है, सुना ध्यान से मेरी बात, ठीक है। मैं यहां बना देता हूं, समझ जाना आप लोग। आ जाओ भाई, चलो चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से चलो। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये चार्ज आ गया, ठीक है। अब की बार चार्ज कैसा है भैया, हमारे पास निगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो यहाँ हमारे पास जो चार्ज आया वो कैसा है, निगेटिव है। अब की इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। हाँ हाँ हाँ, आपकी कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। मेरा कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से, ठीक है, या ऐसे, ये कहाँ पे है, अंदर की ओर है ना। हाँ, जिसको हम क्या बोलेंगे, अंदर की ओर। ये तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। क्यों भैया जी, कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। इसको तुम इस प्रकार से खूब बना सकते हो। जितनी तुमको इच्छा करे, मन करे तो ले लेना सारा दिन कॉपी किताब और यही बनाते रहना, ठीक है। क्यों, क्योंकि मजा आ रहा है बनाने में। तो हमारे पास प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, अगर आवेश प्लस होगा, याद रखिएगा, प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ होगा, बाहर होगा, या बाहर की ओर इसे बोल सकते हो, है ना। लेकिन अगर हमारे पास माइनस चार्ज है तो माइनस कारण कहाँ होगा,
अंदर की ओर होगा, मतलब उसी की ओर होगा। मतलब अगर मैं प्लस चार्ज हूं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ऐसे ऐसे निकलता रहेगा, और अगर मैं माइनस चार्ज हूं तो ऐसे ऐसा ऐसा हमारी तरफ आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है प्लस चार्ज का और ऐसा होता है माइनस चार्ज का। आगे चलो, आगे हमारे पास टॉपिक आता है कि नंबर 3 पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश चलती ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। टॉपिक का नाम पॉइंट का नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती हैं। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती हैं। धन आवेश से कहाँ होती भाई? ऋण आवेश की ओर होती हैं। चलो अभी इसको हम जरा समझते हैं। लिखते लिखते पहुंच जाता हूँ, नीचे शुरुआत करता हूँ, उस कोने पर पहुँच। कला है, कला मेरी ऐसी कला सबके भगवान सबको ना दे, है ना भाई, ताकि मैं सबसे अलग दिखूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है प्लस और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है माइनस। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसे जाएगा, हैं कैसे जाएगा सर? चलो देख लो कैसे जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा से मैं ऐसे ले लेता हूँ एक तो कुछ लाइनिंग। तो यहाँ से निकलेगा, ये ऐसे जाएगा। ओके, अरे यार तुम इतना सीधा बन जाओगे, इतना सीधा मैंने सोचा नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम इतनी गद्दारी करोगे। चलो तुमको लेंगे ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये जा रहा है प्लस से माइनस की ओर, ये जा रहा है प्लस से माइनस की ओर, ये जा रहा है प्लस से माइनस की ओर, ये भी जा रहा है प्लस से माइनस की ओर, और ये भी जा रहा है प्लस से माइनस की ओर। ओके, तो यहाँ से भी निकलेगा कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो प्लस आवेश होगा तो प्लस आवेश का देखो कहाँ जा रही है? बाहर की ओर। कहाँ जा रही है? बाहर की ओर। उसी प्रकार से अगर ये माइनस आवेश है, ले दूसरा डीजे आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आवेश हो जाए कहाँ पे? माइनस की ओर। देखो तो इसकी ओर आ रही हैं। तो मैंने आपको यही तो बताया, पीछे क्या बताया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो प्लस आवेश से बाहर की ओर होती हैं और माइनस आवेश से अंदर की ओर होती हैं। और यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो प्लस से चलती है और माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। मैंने क्या बोला? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती हैं, या ऋण आवेश पर होती है ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी ओर क्या लिख ले कि ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। देखा, ऋण आवेश पर, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। देखो प्लस से चली माइनस पर समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है कि प्लस से चली माइनस से वापस आ गई, ऐसा तो नहीं है ना। प्लस से चली माइनस पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसीलिए एक अगला नंबर लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर, क्या कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछता है, हाँ यह डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट? कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। इसका मतलब हुआ कि अगर ये हमारे पास प्लस चार्ज है और ये हमारे पास माइनस चार्ज है, तो जो यहाँ पे मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यहाँ से चल के यहाँ तो जाता है, यहाँ से चल के यहाँ जाता है, यहाँ से चल के यहाँ भी जाता है, लेकिन क्या ये वापस आता है? जैसे ऐसा जाता ये और ऐसे वापस आ जाता, ऐसे जाता ये ऐसे और ऐसे वापस आ जाता। तो देखो ये बंद हो जाता। अगर मैं यहाँ से चलूँ और यहाँ पे आऊँगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे चलूँगा तो बंद नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंधवक्र नहीं बनाती। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंधवक्र नहीं बनाती, मतलब प्लस चली माइनस पर समाप्त। इसका मतलब सर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 400-500 रेखाएं हैं तो एक बार जाएंगे समाप्त हो जाएंगे, फिर तो आवेश का वैद्युत क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी गलत है,
ये भी गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं किसी आवेश से, ये सतत होती हैं, हमेशा होती है, लगातार निकलती रहती है, कभी समाप्त तो नहीं होती। तो अगला पॉइंट ये भी लिख लो, 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत लगातार, सतत का मतलब क्या होता है भैया, लगातार, कंटिन्यू, सतत होती हैं, सतत होती हैं। ऐसा नहीं कि 3 टू चली फिर वहां चली गई, समाप्त हो गई, अब इसका विद्युत क्षेत्र खत्म हो गया ना, हमेशा हमेशा अन्य जीवन पर्यंत, ठीक है। तो यहां चली वहां पर समाप्त नहीं होंगी, बल्कि यहां चल के वहां पर समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हाँ समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां से चली और 3 टू फिर समाप्त, नहीं। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकली ये सतत होती है, मतलब लगातार ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है, बार 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 जाती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती। अगले नंबर पे आ जाओ। अगला नंबर हमारे पास आता है नंबर 6। चल नंबर 6 पे देख लेते हैं। कह रहा है जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर या वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उसकी दिशा प्रदर्शित करता है। देखो लिखो, मैंने क्या बोला कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, मैं क्या बोल रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र रेखा पर, वैद्युत क्षेत्र रेखा के, वैद्युत क्षेत्र रेखा के, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, या ध्यान सुनो, मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस डिजाइन में मैंने एक रेखा बना दी, थोड़ा छोटी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इस डिजाइन में क्या बना दी, एक रेखा बना दी, ठीक है, ऐसे, है ना। ये हमारे पास एक क्या है, एक रेखा है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है, जो कि इधर से उस तरफ है। तो हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग किस लिखते हैं, ई से लिखते हैं, वेक्टर ना लगाओ, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो वैद्युत क्षेत्र